गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। जो कुछ कल के क्लास में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताए थे, और आज फिर मैं उस सेंटेंस का टाइप के लेकर पूरे डिफाइन के साथ लेकर आए हैं, जो आपको बिल्कुल ही आसान तरीका में और बहुत ही बेहतरीन सरल तरीका से आपको समझाया जाएगा, जिसमें अगर आप एक बार भी इसको केयर करके देख लेते हैं तो आप समझिए कि आपके लिए ये रामबाण की काम करेगी, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगी। और ये उसी में कुछ टाइप पे जो मैंने कल बताया था कि सेंटेंस टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस पूरे 5 टाइप का होता है। ये कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सेंटेंस जो होता है एक ग्रामर का अंग है। सेंटेंस एक ग्रामर का अंग है, जिसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको बेहतरीन बन के सुनना पढ़ना पड़ेगा। और यही पढ़ने की प्रक्रिया जो होता है, आपको सेंटेंस को ही बारे में, देखिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर हो, एक ग्रामर का ही अंग है। और ग्रामर के अंग होने की वजह से ये आपको कुछ टाइप लिखा हुआ है, और पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप उसको एक बजाय क्लिक करके देख लीजिए कि हाँ सेंटेंस कितने टाइप का होता है। चलिए मैं आज फिर से आपको बता दे रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होता है, जिसमें पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी के लेकर हम डिफाइन करने वाले आप लोगों के बीच में ये असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस है, जो ये आपको असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, मैं इसी के बारे में लेके आपको समझाने और डिफाइन करके बताने वाला हूं कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है। ठीक है, एक बार आप लोग गौर से देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि निश्चयवाचक। यह सेंटेंस जो होता है आपको निश्चय का बोध कराता है। जैसे में आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाऊंगा, मैं रोटी खाता हूं, आई ईट ब्रेड। ये निश्चित बात है कि आप रोटी खाते होंगे। चाहे राहुल स्टडीज इंग्लिश, राहुल जो है आपको इंग्लिश पढ़ता होगा, ये आपको परफेक्ट बता रहा है। तो उसमें जो है आपको असर्टिव सेंटेंस के जो टाइप है यही है कि राहुल स्टडीज इंग्लिश, राहुल जो है इंग्लिश पढ़ता है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसको है। कहा गया है कि द सेंटेंस ऑफ डिस्क्राइब इवेंट थिंग निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी वैसी वाक्य जो किसी काम को निश्चित रूप से आपको काम करने के सेंस में या नहीं करने की सेंस में, दोनों को अवस्थाओं को जो बताता है, उस चीज को क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वैसे वाक्य जो किसी वाक्य को पूरा करने में काम की सहायता हो या नहीं सहायता हो, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राहुल स्टडीज इंग्लिश, इसका सब्जेक्ट, ये आपका जो प्रोसेस है ये फिक्स बता रहा है कि राहुल स्टडीज इंग्लिश, राहुल जो है इंग्लिश पढ़ता है। और ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। राहुल रीड्स बुक, राहुल भी किताब पढ़ता है। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर रहा। जैसे ये एस का मतलब होता है, समझेंगे ध्यान से, एस बराबर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता, जो काम करता है। और भी का मतलब होता है वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे V1 या V5 लिखल है, V1 या V5। V5 के मतलब आपको बताते हैं, आप लोग जरा यहाँ पे गौर फरमा के देखिएगा। देखिए V1 वर्ब जो होता है ना, वर्ब
वर्ब का जो होता है, आपको मुख्य रूप से देखा है तो वर्ब को V1, V2, V3 ये जो भी होता है, लेकिन वर्ब दो टाइप का होता है। एक आपको होता है मेन वर्ब, और ये होता है HV, हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, HV हेल्पिंग वर्ब। जब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है, इसी से बना है हमारा कौन, V1, V2, V3, V4 और V5। वही V5 जो है एक आपका, ये जो V5 है, ये V5 आपका क्या है, वर्ब के पांचवा रूप होता है। V1 का मतलब होता है कि वर्ब के पहला रूप, V2 का मतलब होता है कि वर्ब के दूसरा रूप, V3 का मतलब होता है वर्ब के तीसरा रूप, V4 का मतलब होता है वर्ब के चौथा रूप, और V5 का मतलब होता है वर्ब के पांचवा रूप। ओके, समझेंगे स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंस होता है असर्टिव सेंटेंस कहता है। और वही एक बार दूसरा का पारी है नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इज यूज्ड टू नॉट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी वैसे वाक्य जो नकारात्मक हो, वैसे वाक्य जो नकारात्मक हो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम डज नॉट रीड ए बुक, राम जो है किताब ने, राम डज नॉट रीड ए बुक। देखिए यहां जो नॉट लिखा है ना, नॉट, यही नेगेटिव दर्शाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सीधे असर्टिव में चल जाएगा। ये नॉट है, ये आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखाता है। राम डज नॉट रीड ए बुक, राम डज नॉट रीड ए बुक, यहां जो है आपको सेंटेंस ये नॉट लिखा है ना, तो इसके मतलब क्या, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, अगर नॉट नहीं रहता तो आपको किस में रहता, सीधे असर्टिव में रहता। ही इज नॉट, ही इज नॉट बुक, वह किताब नहीं है। इसके मतलब क्या है, यहां जो नॉट लगा ये सीधे कह देंगे हम नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद सीता इज नॉट बॉय, सीता जो है लड़का नहीं है, इसमें आपको नेगेटिव सेंस कौन, नॉट लगा है। जरा गौर फरमा के समझेंगे यहाँ पे कि आपसे मैं बता देता हूं कि अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में नॉट लगा हो, नॉट लगा हो, तब वह नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस का व्यवहार करता है। यदि नॉट नहीं लगा हो, अगर नेगेटिव व्यवहार में अगर नॉट नहीं लगा हो तो वो सीधे आपको किस में चला जाता है, असर्टिव में चला जाता है। आपको समझ में आया? चलिए आया तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको नोट कर लिया जाए। नेगेटिव सेंटेंस से कुछ टाइप पे है जो लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग आता है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। देखिए यहां पे जो है ना, ये आपको हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा का नाम क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी HV या AV। हेल्पिंग वर्ब का ये चाहे आपको क्या, ऑक्सिलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद, देखिए बाद ये आया है, राम डज नॉट रीड बुक, इसके मतलब राम डज नॉट रीड बुक, डज के बाद क्या आया है, नॉट आया है। अगर वही नॉट नहीं रहता तो क्या हो जाता है, ये असर्टिव हो जाता है। तो ये जो नॉट लगा है ना, तो आप समझिए कि ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। देखिए यहां भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद लगा है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद लगा है। इसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। वी आर नॉट, देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब तब, ठीक है। इसको देखिए सब में किया गया है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में अगर वाक्य में कि दिस इज नॉट गर्ल, दिस इज गर्ल, देखिए दिस इज नॉट गर्ल, दिस इज ए गर्ल, इसके मतलब क्या है, वह लड़की, यह लड़की नहीं है, यह एक लड़की है। तो ये जो नॉट लगा है ना,
ये आपको हो जाएगा इंट्रोगेट नेगेटिव सेंटेंस, और ये आपको जो नहीं लगा इसमें, ये आपको हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। बस आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ इतना ही डिस्टर्ब है कि नॉट लगेगा तो नेगेटिव, नॉट नहीं लगेगा तो असर्टिव। इसको नोट करेंगे। चलिए अगला जो आपका सेंटेंस है, इसी के पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब तो समझते ही होंगे, क्या कि अगर किसी से क्वेश्चन किया जाता है ना, क्वेश्चन करने में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन करने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको लिखा गया है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क समवन क्वेश्चन, इट एंड्स विद द ए मार्क ऑफ क्वेश्चन। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आपसे कोई कहता है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा वैसे वाक्य जिसे किसी से प्रश्न पूछने या करने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वैसे वाक्य जिससे किसी को प्रश्न पूछने या करने में इंगित किया जाता है, इंगित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव। लास्ट में लिखा कि इट एंड्स विथ ए मार्क ऑफ क्वेश्चन। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? देखिए, इसको पहचान करने के आसान तरीका है कि आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? देखिए, इसका पहचान क्या है कि इसके अंदर में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क समवन क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद ए मार्क ऑफ क्वेश्चन। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसको क्वेश्चन करने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे इज दिस रिया? क्या यह रिया है? आर यू ए बॉय? क्या आप लड़का है? और एम आई नॉट पुअर? क्या मैं गरीब नहीं हूं? दे आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको जो टू टाइप का सेंटेंस दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे दो टाइप का होती है। एक में समझेंगे। आपको यस और नो, अगर हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं कि मे आई कमिंग, सर बोल देंगे कि हाँ यस, तब तो आपको परफेक्ट है। अगर सर कहते हैं कि नहीं नो, तो समझिए कि तभी परफेक्ट है, क्योंकि तो क्वेश्चन करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक में यस या नो, दूसरा का व्हाई, क्यों। ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए बना है, क्वेश्चन करने के लिए बना है। इसके मतलब आप समझिए कि ये दोनों का नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन करेगा कोई, इसी से प्रोसेस आपको यस और नो। अगर कोई कहता है कि आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? तो आप इनमें सीधे रिप्लाई दीजिए कि यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। देखिए, सेंटेंस जो है आपको पहचान सिर्फ दो ही तरीका से किया जाता है। या तो आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इससे पहचान कर सकते कि हाँ ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और नहीं तो एक और तरीका है कि इसमें जो है आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, देखिए हेल्पिंग वर्ब ये बाहर निकला हुआ प्रतीत होता है। अब जानेंगे हेल्पिंग वर्ब होता कितना है।
अब हेल्पिंग वर्ब होता कितना है इसके बारे में समझेंगे कि देखिए सबसे पहले आपको पूछेगा होता कितना, तो याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है 24 होता है। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कुछ संतान है, कुछ ना कुछ तो इसके बेटा है ही, जिसके 2 बेटा है। एक का नाम है यस नो, दूसरा का नाम है व्हाई। यस या नो, दूसरा का नाम व्हाई। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सेप्शन में कुछ कहा जाता है कि यस या नो का प्रयोग करने के लिए, यस या नो का प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन फॉर्म के पहले रखना पड़ता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एम आई रेडी, एम आई रेडी, तो ये पूरा आपको क्वेश्चन हो गया। अब इसके पहले जो है ना अगर हम जवाब देंगे तो लिखेंगे यस। अब करके ये क्या करेंगे, रूप बदल के लिख देंगे आई एम, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। अगर नहीं रहेंगे तो लिख देंगे नो आई एम रेडी, नो मैं तैयार नहीं हूं, नहीं मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नो रेडी। चाहे इसी को क्या करेंगे, हटा के इसको बीच में डाल देंगे। अब समझेंगे कि यहां पे नो लगा है, नो लगा है, कहीं कहीं आपको नॉट मिलेगा। तो आप याद रखिएगा नो का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। नो का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है और नॉट का प्रयोग आपको क्रिया हो या कोई विशेष ढंग से सेंटेंस किया हो तब वहां पे आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, नो का प्रयोग ऑलवेज नाउन से पहले किया जाता है। तो देखिए तैयार, रेडी एक नाउन है। अब ये कौन सा नाउन है मैं आपको बताऊंगा, ये किस प्रकार की नाउन है और ये किस नाउन से पहचान आप कैसे करेंगे। मैं आपको सब पूरे इंग्लिश के जितना भी आपको बनाया जा रहा है ये सब आपके लिए ही बनाया जा रहा है। आपको एक एक चीज को ड्राइव करके मिलेगा ताकि आप वीडियो तक बने रहिए। ये जो नो है, नो अभी मैंने बताया कि नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से पहले, और नॉट का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। सॉरी, कहा गया कि इंग्लिश फॉर्म में टोटल हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मैंने आपको तुरंत डिस्क्रिप्शन में बताए थे कि टोटल कितना होता है 24। इंग्लिश फॉर्म में टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना होता है 24। जैसे ईच, आर, एम, वॉच, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, will, would, can, could, may, might, must, ought to, user to, need and dare। ये टोटल जो है आपको कितना है 24 है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हो गया नहीं? सात। देखिए यहां पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे इज दिस पेन, यहां पे देखिए ये सब बाहर निकला हुआ है ना, ये जितना भी बाहर निकला हुआ है इसके मतलब क्या है, ये all sentence इंट्रोगेटिव। देखिए यहां तक जो भी आपको दिया गया है ये सब का सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है।
यानी इज दिस पेन, आर यू बॉय, शैल आई गो। ठीक है, अब यहां समझेंगे आपको 4 नंबर आया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि व्हेन वी नीड द एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस एंड यूज्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं या किसी प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई भी काम अनुरोध करके बुलाया जाता हो कि जरा पानी ला दीजिए ना, ऐसे बोलते ना कि जरा पानी ला दीजिए ना, तो कितने अच्छा ये बात होता है। तो उसमें हम लोग अपना ऑर्डर वगैरह देते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर देने के बाद वही इंपरेटिव सेंटेंस कहता है कि अनुरोधवाचक वाक्य कि when we need the express some order, requested, advice and used an imperative sentence। वैसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा और अनुरोध की विशेषता बताई जाती है, आज्ञा और अनुरोध की व्यवस्था बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा या अनुरोध लेने या देने की बात कहा जाए तो वहां पे कौन सा सेंस? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। कहना कि कम ऑन टाइम, ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कम ऑन टाइम, समय पर आओ। हेल्प द पुअर, मैं आपसे एडवाइस कर रहा हूं ना, एडवाइस करें कि आप लोग जो है ना थोड़ा गरीब को मदद कीजिए, तो आप तो समझते ही होंगे किसी को एडवाइस करने के लिए कुछ झुकना भी पड़ता है ना। अभी नहीं कि उससे मैं राजा बनूंगा तो उठा कर फेंक देगा ना, चल जाइएगा। हेल्प द पुअर यानी कि उससे एडवाइस की बात कहा जाता है कि हम लोग गरीब का जो है मदद करेंगे, उस सेंटेंस में आपको हेल्प द पुअर लिखा गया है। उसके बाद हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, देखिए रिक्वेस्ट कहा गया है। चाहे आप कहते प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज टेक टू मेडिसिन, कृपया आप मेरी दवा दे दीजिए। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे जो सेंटेंस काम करेगा, हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, रिक्वेस्टेड। इसका मतलब क्या? इसको रिक्वेस्ट करने में आपको इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, नेवर टेल ए लाई, इसमें भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि कभी आप झूठ मत बोलिए। नेवर टेल ए लाई, कभी आप झूठ मत बोलो। इसमें क्या है? एडवाइस। देखिए आपको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और एडवाइस के रूप में जो होता है ना, ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी वैसे वाक्य जो किसी को आज्ञा अनुरोध की बात किया जाए, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। मैं आपसे बोला इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस से कुछ नोट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहा जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह हमेशा यू जो है छिपा रहता है। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि कम ऑन टाइम, समय पर आओ, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि यू कम ऑन टाइम। यहां जो आपको सेंटेंस दिखाया गया है, देखिए आप ये भी कहिएगा तो सही है, अगर आप ये भी कहते तो सही है, और ये भी कह रहे हैं तो सही है। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हमेशा क्या? यू अंडरस्टूड रहता है। यू जो होता है ये आपको अंडरस्टूड रहता है। तो अंडरस्टूड रहने का मतलब क्या है? कि छिपा रहता है। अगर अंडरस्टूड की बात कहा जाए तो अंडरस्टूड मतलब छिप जाना। जैसे लोग ना कहते, जैसे अगर चूहा को देखा जाए तो जाके कहा बिल में छुप जाता है, तो इसके मतलब ये बात है जहाँ चूहा छिप गया। चाहे हम लोग कहते हैं चूहा जो है आपको बिल में घुस गया, तो वहां ये सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस में जो था सब्जेक्ट की जगह हमेशा यू अंडरस्टूड रहता है, और अंडरस्टूड को हिंदी में हम लोग छिपा हुआ कहते हैं, छिपा जो छुप जाता है। जैसे कम इन टाइम, यू कम इन टाइम, आप दोनों में से किसी एक सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को, दोनों सही है। अगर कहेंगे हेल्प द पुअर तो यू हेल्प द पुअर, आप इसमें यू के साथ यूज ऑफ यू
ये जो है आपको यू के साथ बना है, और ये यू नहीं है, इसमें अंडरस्टूड है, इसमें अंडरस्टूड है क्या चीज, यू। देखिए यहां पे यू अंडरस्टूड है, लेकिन यहां पे नहीं है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि यू कॉमन। देखिए कॉमन टाइम आपको मिलता होगा, कॉमन टाइम, हेल्प द पुअर, दोनों मैच कर रहा है, लेकिन दोनों में यू बढ़ गया। इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप याद रखिएगा कि यू हमेशा इसमें छुपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। नोट नंबर 2 देखेंगे, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में एक शब्द का होता है, कभी कभी जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है एक शब्द का होता है। जैसे आपको बोलते हैं कि रन, दौड़ जाओ, कहते नहीं कि दौड़ जाओ, तो इसका मतलब रन लगा के अगर आप एक्सक्लेमेशन चिन्ह डाल देते हैं, लिख देते हैं, अगर ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह डाल देते हैं तो इसका मतलब सीधे कह देंगे दौड़ जाओ, हरी जल्दी करो, कैच पकड़ लो, कौन, आ जाओ, गो चले जाओ। कहने का सेंस यह है कि रन, दौड़ जाओ, हरी जल्दी करो, कैच पकड़ लो, कौन, आओ, गो जाओ। इस सेंटेंस में जो होता है ऑलवेज एक्सक्लेमेशन चिन्ह जो होता है लगा रहता है, इस पे विशेष करके ध्यान रखेंगे। और ये कब काम करता है, वर्ड में स्ट्रॉन्ग, यानी कमांड ऑर्डर की शख्स की अभिव्यक्ति करता हो, यानी किसी को ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर की किसी को कहा जाए कि रनवे जल्दी दौड़ जाओ। अगर किसी को कहते हैं कि कैच ऑन बॉल को जल्दी पकड़ लो, तो इस सेंटेंस में जो होता है वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस ही काम करता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम एक शब्द में कोई चीज को बोलेंगे तो आप समझिए कि वहां पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाना जरूरी है, वरना भैया गलत हो सकता है। समझ रहे ना, यानी देखिए जितना भी हम आपको दिए हैं, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिए हैं, यहां भी दिए हैं, देखिए यही होता है एक्सक्लेमेशन चिन्ह। यानी देखिए यहां पे पाई खींच के अहे जगह बना देंगे जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हो गया एक्सक्लेमेशन चिन्ह। तो ऐसे सेंटेंस जो होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस लिया जाता है। और कब किया जाता है, किसी को ऑर्डर कमांड देने के लिए कि भाई दौड़ जाओ, तो वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस काम करता है, इसको नोट करेंगे। अच्छा, देखेंगे उसके बाद ये लास्ट जो समय है ना, आपको एक सेंटेंस ऑप्टेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस बताया गया, इसके अलावा ऐसे सेंटेंस मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जो हमको 5 प्रकार के यूज के लिए बना है। ठीक है भैया, इसमें चर्चा करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको है। देखिए यहां नीड लगा है, और विश लगा है, प्रेयर लगा है, कोर्स लगा है, और समवन लगा है। इसमें विशेष कंबाइन होनी चाहिए। कहने का सेंस ये है कि व्हेन वी नीड द एक्सप्रेस विश, प्रेयर, कोर्स टू समवन, वी यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी वैसे वाक्य जो किसी को हर्ष, खुशी, उल्लास को अभिव्यक्त करता हो, वैसे वाक्य जो किसी को हर्ष, खुशी, उल्लास की खुशी उत्पन्न करता हो, उससे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को शुभकामनाएं, प्रार्थना, भविष्य, बद दुआ व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाल ही फिलहाल में ईद आने वाला है, ईद भी आने वाला है, आप समझ रहे हैं ना, तो वहां पे क्या बोलेंगे, विश यू ईद मुबारक, विश यू ईद मुबारक, चाहे विश यू मुबारक ऑफ ईद, मुबारक को मुबारका पढ़ा जाता है, इस बात पे याद रखिएगा। चाहे मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ ईद मुबारका, मेनी हैप्पी रिटर्न मुबारका ऑफ ईद। इस सेंटेंस में देखिए यहां पे जो विश किए हैं, मेनी मे ओड। मेरे कहने का सेंस ये है, किसी को अगर विश किया जाता है, प्रेयर किया जाता है, कोर्स किया जाता है, और समवन कुछ काम के लिए किया जाता है, तो वहां पे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अपना जलवा कुछ अलग ही अंदाज में दिखाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कहा जाता है कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, मैं आपको तहे दिल से कहते हैं।
विश यू हैप्पी न्यू ईयर या आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं या नया साल मुबारक हो। मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे, ऐसे दिन बार बार आए। मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, कि ऐसे दिन बार बार आए कि हैप्पी बर्थडे। मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे, हैप्पी बर्थडे, ऐसे दिन बार बार आए, जन्मदिन आपको मुबारक हो। इस प्रकार जो है ना, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस छुपा रहता है। मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसके मतलब क्या होता है कि आप बहुत लंबे समय तक जिए, आप बहुत लंबे समय तक जिए। इस सेंटेंस में जो है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद वुड दैट ही वेयर लिव, मैं आपको कहां देखा हूं, आप कहां रहते हैं, यह मुझे पता नहीं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। समझेंगे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपका एक टाइप है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें भी हर्ष उल्लास और खुशी बीच में अधिक, ये दोनों टाइप की चीज ही से मिला के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया जाए। कहते नहीं कि व्हाट ए बॉय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हर्ष उल्लास खुशी का इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ इसको जोड़ दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी बढ़ जाएगा। कहते कि व्हाट ए बॉय, क्या वह लड़का, चाहे क्या एक लड़का, इसको लिखेंगे कि क्या एक लड़का, क्या एक लड़का क्या एक लड़का, देखिए हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल मोर देन, कितनी सुंदर है। और पो पो राम रे राम, पो पो राम रे राम, हाय डैड वो मर गया। पो पो राम रे राम, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, राम रे राम। इसके मतलब हम किसी प्रकार के दुख भावना या खुशी से कहते नहीं कि राम रे राम, हाय रब्बा मुझे प्यार हो गया, या हाय रब्बा मुझे फरियाद मिला दे, तो इसके मतलब वहां पे जो है ना हाय गॉड ऐसे बोलेंगे। कहते हैं पो पो राम रे राम, माय फादर इज गॉन, मेरे पिताजी चले गए। पो पो माय फादर गॉन, मेरे पिताजी चले गए। इस सेंटेंस में जो वहां पे पो पो पहले डालेंगे। उसके बाद हाउ बैड, जो हाउ बैड है इसके मतलब कितना बुरा। अगर आपको कितना बुरा कहा जाए, देखिए इसका मतलब होता है कि हाउ बैड, कितना बुरा। इस सेंटेंस में जो आपको हाउ बैड का प्रयोग किया जाता है। और हाउ डेयर यू, आपको छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, आपके छूने की हिम्मत कैसे हुई, आपको छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डियर यू, आपके छूने की हिम्मत कैसे हुई। अगर आपको इसके आगे बोलना तो डोंट टच माई बॉडी। हाउ डियर यू, आपके छूने की हिम्मत कैसे हुई, डोंट टच माई बॉडी। इसके मतलब आपको छूने की हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को। इसलिए वहां पे कहा जाता कि हाउ डियर यू, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आप कहीं से कहीं बेहतरीन से बेहतरीन क्या कीजिएगा, बोलने में आपको रिलैक्स रखा जाए। ठीक है।